चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, दोनों हम यहाँ पे समझा देना चाहेंगे कि हमारे पास जो है एक दर्पण है और दूसरा जो है लेंस है। तो दर्पण और लेंस दोनों हैं, इन दोनों में अगर हम दोनों को लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ओके, तो दर्पण जो है यहाँ पर दो तरीके के हमारे पास दर्पण है, दो प्रकार के हमारे पास दर्पण है। एक अवतल दर्पण है और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। वैसे लेंस में अगर हम बात करें तो एक उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है? अवतल लेंस है। तो ये दो तरीके का लेंस है बेसिकली, और दर्पण में एक समतल दर्पण हो जाता है, तो यहाँ पर जो है समतल दर्पण भी हो जाता है, समतल दर्पण भी हो जाता है। अब फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण में अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी वो निगेटिव होता है, जबकि उत्तल दर्पण का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी चूँकि इन्फिनिटी होता है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और लेंस की जो फोकस दूरी है, ये उत्तल लेंस अगर है हमारे पास तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से जो है अगर हमारा उत्तर अगर ढूंढना हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात मैं बताता हूँ कि उत्तल लेंस का जो है, पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, वो जो क्षमता है ये क्या होता है? ये धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्यों होता है धनात्मक? क्योंकि क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। अब यहाँ पर अगर f पॉजिटिव होगा तभी तो जाकर के p पॉजिटिव हो पाएगा। तो अगर क्षमता पॉजिटिव है इसका मतलब f पॉजिटिव है। वैसे ही अगर अवतल लेंस की बात में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है, जो क्षमता होता है, ये क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका फोकस दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसके आधार पे उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, अब अगले सवाल पे अगर हम लोग चले, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं आगे। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस जो है ज़्यादा सही होगा? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो पहला चीज़ तो कि इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहला कि अवतल लेंस तो प्रयोग कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते तो अवतल लेंस तो हमारा ऑप्शन से ही गायब हो जाएगा, अवतल लेंस वाली कहानी। अब बचेगा क्या? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में ये ढूंढेंगे कि सबसे कम फोकस दूरी जिसका होगा वो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा। अब इस सवाल में अगर जो है दोनों 50-50 दे दिए गए, सपोज डैट यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अगर मैं ले लेता कि ये 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी है और एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही होगा? तो इन दोनों में अगर देखा जाए कि मैग्नीफाइंग के लिए अगर हमको यूज करना हो तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा, क्योंकि पावर बराबर होता है 1/f, तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसकी पावर उतना ही ज़्यादा होगी। जिसका जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीफाई करने की क्षमता रहेगी। इसलिए अगर हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने का ज़रूरत पड़ रहा है तो आसानी से कम फोकल लेंथ वाला लेंस वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होता वो 50 सेंटीमीटर वाला, 10 सेंटीमीटर वाला ज़्यादा सही होता। ठीक है, बट ऑप्शन सेम दे दिए हैं तो इस वजह से जो है यहाँ दोनों ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा मिरर रहता है? मोटर गाड़ी जब कोई ड्राइवर चलाता है, जब शीशा में देखते हैं तो पीछे की तरफ देखने के लिए तो कौन सा मिरर वहाँ पे लगा के रखते हैं? तो वो जो मिरर होता है साइड मिरर जिसको बोलते हैं, दिस इज साइड मिरर, पश्च दर्पण जिसको बोलते हैं। तो पश्च दर्पण के रूप में हम लोग जो है कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? लेंस तो करते नहीं है। ठीक है, और समतल दर्पण करते नहीं है। वहाँ पे समतल दर्पण क्या करता है कि समान समान बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? पश्च दृष्टि के लिए। तो उत्तल दर्पण का सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि उत्तल दर्पण सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र बनाता है, सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र बनाता है।
तो सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र जब बनाएगा तो इधर बहुत ज़्यादा रेंज में जितनी गाड़ियाँ रहेंगी, गाड़ी के पीछे की गाड़ी और आसपास इधर उधर की जो गाड़ियाँ हैं वो सब पूरा इसमें दिख जाएंगी, क्योंकि इसका पूरा का इमेज जो है छोटा छोटा ये जो यहाँ पे प्लॉट कर देगा इसके अंदर। और इस तरीके से जो है कम जगह में बहुत ज़्यादा इमेज दिखाई दे देता है, प्रतिबिंब दिखाई दे देता है सब चीज़ का। तो दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उत्तल दर्पण का। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़िया से डील कर देते हैं इसको और कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए समतल दर्पण है ये, अगर समतल दर्पण हमारा रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब विराम, तो अगर समतल दर्पण रेस्ट पे है और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके तरफ v स्पीड से चल रहा है, तो इसमें जो है दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा चलता हुआ वो सेम स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। क्या इसको दिखाई देगा? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर दिखाई देगा। मतलब या कोई ऐसा ऑब्जर्वर हो जो रेस्ट पे बैठा हो, ऑब्जर्वर कहाँ हो? रेस्ट पे हो, तो अगर रेस्ट से कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देखे और इसकी इमेज को, तो उसको समझ में आएगा कि v वेलोसिटी से आ रहा है या v स्पीड से आ रहा है, v गति से आ रहा है, ठीक है, उसके समझ आएगा। लेकिन सवाल क्या करा है इन्होंने कि व्यक्ति चल रहा है और व्यक्ति खुद देख रहा है, ठीक है, तो हम चल रहे हैं, आईना सामने रखल है, हम ही उसमें अपना प्रतिबिंब अगर देख रहे हैं अपना, तो मेरा खुद का प्रतिबिंब खुद को कितना मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नजर आएगा, सवाल ये है। तो अगर ये कोई थर्ड व्यक्ति अगर इसका प्रतिबिंब को देखता तो सेम नजर आता, बट ये खुद अगर व्यक्ति चलते हुए जो है और प्रतिबिंब अपना अगर देखता तो इसको कितना सा नजर आएगा, तो इसको अपने रिस्पेक्ट में कितना नजर आएगा। तो ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब सापेक्ष गति निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करना होगा। और डेट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज तो उतना ही होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो सेम होगा। तो अगर 4 से आ रहा है, यहाँ ध्यान से अगर समझे हम कि 4 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आ रहा है, ओके, 4 मीटर पर सेकंड से, तो इस व्यक्ति को मिरर के रिस्पेक्ट में इधर इधर आता हुआ 4 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा जब ये व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो। बट इसका खुद को कितना से समझ आएगा, तो ये हो जाएगा -4 डेट मीन्स -8 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड होगा, ये तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगा, स्पीड वो 8 मीटर पर सेकंड रहेगा। तो इसको 8 मीटर पर सेकंड से इसको चाल नजर आएगा, चाल जो है 8 मीटर पर सेकंड से नजर आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान देना है, इसकी इमेज इसको दिखना है, ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं दिखना है। मिरर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना होता तो सेम दिखाई देता, सेम, बट इसकी जो रफ्तार है वो ऑब्जेक्ट को कितना नजर आ रहा है, तो रिलेटिव यहाँ पे निकालना पड़ेगा। दोनों को रिलेटिव निकालने के लिए, क्योंकि दोनों उल्टे आ रहे हैं तो दोनों तेज आएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर देखा जाए तो तेज आएंगे तो जुट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है, तो ऐड करके जो है हम आंसर यहाँ पे बताएंगे। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। कह रहा है कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, तो अगर हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि फोकस दूरी बढ़ने पे क्या होता है कि आंख का जो अगर फोकल लेंथ, अगर नेत्र लेंस का अगर बढ़ गया हो, फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, पावर जो है डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि P होता है 1/f। तो जैसे ही F इंक्रीज करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो पावर घट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पावर घटने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया से बताते हैं। पावर घटने से जैसे रे यहाँ से चल के आ रही है, अगर नेत्र लेंस का पावर घट गया है तो अब रे की मोड़ने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि पावर जो होता है वो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को मेजर करता है। मतलब रे कितना मुड़ेंगी, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, मतलब अभिसारित होंगी या अपसारित होंगी, इसका मेजरमेंट होता है पावर ऑफ लेंस। तो अब हम कह रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है इसकी इंक्रीज कर गई, इसका मतलब यह है कि पावर डिक्रीज कर गई है। अगर पावर डिक्रीज कर गया है, इसका मतलब क्या है कि अब रे मुड़ेंगी नहीं, ये मतलब रे थोड़ा सा मुड़ेगा। और चूंकि पास की हमें चीजें देखनी हो, अगर बहुत नजदीक की चीजें हमें दिखाई देना हो, आंख को देखना हो, तो आंख को सबसे नजदीक की चीजें देखने के लिए रे को ज्यादा बेंट होना पड़ेगा, तो ज्यादा रे बेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देंगी ठीक से, नजदीक की चीज दिखाई नहीं देंगे ठीक से, बट दूर की चीजें दिखाई देंगी। जब दूर की चीजें दिखाई देंगी तो दृष्टि दोष कौन सा होगा, दीर्घ दृष्टि दोष होगा,
ध्यान से समझिए, सवाल का आंसर जो होगा दीर्घ दृष्टि दोष होगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, इसका मतलब लेंस थीन हो गया है, पतला हो गया है। तुम कह सकते हो कि लेंस जो है कैसा हो गया है, पतला हो गया है। अब अगर लेंस पतला हो गया है, लेंस अगर थीन हो गया है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही लेंस नज़दीक की चीज़ों को देखेगा तो वो ज़्यादा उसकी रे को नहीं बेंड कर पाएगा। जब ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से जो है वो नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ दूर की चीज़ों को देख पाएगा। जब दूर की चीज़ दिखेगी तो क्या कहलाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। अब कह रहा है कोई व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या है कि दूर का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दूर का अगर दिखाई देता है तो उसको बोल रहे होते हैं दूर दृष्टि दोष। अब नज़दीक का देखना है, ध्यान से समझे, नज़दीक का अगर देखना है हमें, अभी हमने बताया है कि अगर सपोज डेट कि ये आँख है और ये आँख का लेंस है और हमें नज़दीक की वस्तु को अगर देखना हो सपोज डेट यहाँ, तो इसको देखने के लिए रे को ज़्यादा मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूर की वस्तु को देखना हो तो इसको लिए थोड़ा सा रे को बेंट होना होगा, तो इसको देखने के लिए रे को थोड़ा सा बेंट होने की ज़रूरत है, जबकि नज़दीक वाली चीज़ों को देखने के लिए रे को ज़्यादा बेंट होने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा रे बेंट तब होगी जब पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति की दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा कह रहे, दूर दृष्टि दोष से मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि उसको दूर दृष्टि दोष है तो नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है, तो नज़दीक के दिखाई देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये रे मुड़ जाए और तब यहाँ आकर के मुड़े। तो अगर ये जो लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उत्तल लेंस, ये क्या करेगा कि उत्तल लेंस एक बार मोड़ देगा और इसके बाद तब कौन मोड़ेगा, आँख का लेंस थोड़ा सा मोड़ देगा। तो दोनों मिल करके नेट रिजल्टेंट मोड़ करके रे को जो है रेटिना पहुँचा देंगे, तो रेटिना को यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो डैट मीन्स कि अगर दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है तो उसके आँख में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, निकट दृष्टि दोष रहता तो, निकट दृष्टि दोष रहता तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि नज़दीक का दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि लेंस थिक हो जाएगा, ठीक है, लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। लेंस अगर थिक हो गया इसका मतलब क्या है कि लेंस पतला नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ से आ रहा है रे तो ज़्यादा बेंट हो जा रहा है। तो ज़्यादा रे बेंट ना हो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस से क्या होगा, यहाँ से जैसे रे पड़ेगी ये थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, ठीक है, रे थोड़ा सा जिस पॉइंट पे पड़ेगा वो डाइवर्ज होकर के जो है बाहर आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिए हैं तो ये जो है थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाएगा, एक मिनट, रे जो है थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाएगा यहाँ पे, और तो डैट मीन्स कि ये जो है डाइवर्ज कर जाएगा थोड़ा सा, और डाइवर्ज करके यहाँ पे बाहर फैल जाएगा, जो रे होगा थोड़ा सा डाइवर्ज करके बाहर जाएगा, फिर यहाँ से जो हमारे पास लेंस है उस पर पड़ेगा और तब जा करके आगे इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो इसमें अगर हम देख लें मतलब मात्रक, इकाई का मतलब क्या है, यूनिट। तो विद्युत आवेश को किससे मेजर करते हैं, कूलम में। थोड़ा सा आवेश के बारे में बता दूं, हमारे पास जो आवेश है वो सबसे पहले आवेश है क्या। तो आवेश एक तरह का किसी भी चीज़ का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ाने से उस पर डेवलप हो जाती है। तो अगर मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आ गया या उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकलने के बाद क्या होता है कि उस पर एक ऐसा इफेक्ट डेवलप हो जाता है कि एक मास से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करने लगता है वो ऑब्जेक्ट। दो अगर वैसे ही प्रॉपर्टी वाले चीज़ों को एक साथ रखा जाता है तो या तो अट्रैक्ट करने लगता है या तो रिपेल करने लगता है। तो इस तरीके का जो गुण अट्रैक्शन या रिपल्सन का इलेक्ट्रॉन निकलने या आने की वजह से जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं आवेश। और ये जो आवेश है ये दो तरीके का डेवलप हो सकता है, या तो पॉजिटिवली हो सकता है या तो निगेटिवली हो सकता है। तो दो तरीके का आवेश डेवलप हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर मान के चलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि
जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है, सेम सेम। इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, प्रोटॉन तो नहीं निकल सकता। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ जैसे ही रिलीज करता है तो उस सिस्टम पे नेट इफेक्ट प्रोटॉन का आ जाता है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट पॉजिटिव बना देता है। और जैसे ही दूसरे वाले सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वहां पे नेगेटिव इफेक्ट इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा आवेश है। आवेश को सबसे पहले जो चिन्हित किए थे उनका उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। वो जो पतंग उड़ा रहे थे और उसी दरमियान उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को उन्होंने ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करके जो है सबसे पहले उनका नामकरण करा नेगेटिव पॉजिटिव। तो सब उन्हीं को श्रेय दिया जाता है, फ्रैंकलिन को। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था? देखिए अगला सवाल यही है कि यह नामकरण किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। वो एक पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है, बादल वाली शाम थी, उसी समय जो है मतलब मान के चलिए 2-3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास जो है वो पतंग उड़ा रहे थे। तो उड़ाने के दरमियान में क्या हुआ कि आसमान में जो बिजली कड़क रही थी और जैसे बादल के बीच में जो डिस्चार्ज हो रहा था, उस दरमियान उनके जो पतंग थे इनके नीचे जो मेटल की एक ये लगी हुई थी, चाबी की लगी हुई थी। तो वहाँ पे जो है क्या था कि चार्ज एकोमुलेट होकर उस की पे आकर के स्पार्क कर रहा था, जिसकी वजह से उनको ये पता चल रहा था कि कोई ऐसा चीज़ है जो नीचे की तरफ जो है आ रहा है और आकर के जो है उसमें एकत्रित हो रहा है। और उससे जो उनको शॉक भी लगा था, एक बार बहुत तेज झटका भी लगा था। तो बाद में जो उन्होंने उसको आवेश नाम रखा और फिर आगे उनकी जो है परिकल्पना करी दो तरीके से। नेक्स्ट जो है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकले गए हैं उनकी संख्या है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या किए हुए हो? पॉजिटिव चार्ज इस पे लाए हो। तो अभी हम बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज जैसे ही लाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब कह रहा है कि इस पे हम कितना आवेश ला दिए हैं? 1 कूलम आवेश लगा दिए हैं। तो 1 कूलम अगर आवेश ला दिए हैं तो 1 कूलम आवेश जो है लाने में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला होगा। तो n इंटू ई, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1 कूलम डिवाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो नंबर आ जाता है इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन जो है निकालते हैं किसी सिस्टम से या किसी ऑब्जेक्ट से, तब जाकर के उस पर जो है 1 कूलम का चार्ज आता है। तो 1 कूलम का चार्ज अगर किसी चीज़ पे डेवलप करानी हो तो देख लीजिए उसके अंदर कितना सारा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकालना पड़ रहा है, तब जाकर के इतना चार्ज जो है उस पर एक्यूमुलेट हो पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित कराते हैं तब इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बच्चे लटकते ही लटकते हैं, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना है। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास बल्ब है, ठीक है। अभी इस बल्ब पर रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट है। और क्या रेटिंग है जी? 100 वाट है। मतलब बल्ब पे लिखा हुआ है कि यदि आप 220 वोल्ट पे चलाओगे तो 100 वाट बिजली कंज्यूम करेगी। ऐसा जो है बल्ब पे मार्किंग है, ठीक है। अच्छा, बल्ब पे मार्किंग क्या बताता है? अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो मार्किंग है ये रेजिस्टेंस बता रहा है। थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P = V² बराबर R। तो P = V² बटा R जो फॉर्मूला है ये बता रहा है पावर, लेकिन थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके समझे तो R बराबर क्या होता है? V²/T। तो दैट मीन्स ये बता रहा है V दिया हुआ है रेटेड वोल्टेज, कि रेटेड वोल्टेज कितनी है, और पावर दी हुई है कि पावर कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इसका? V², दैट मीन्स 220 × 220 और डिवाइड बटा P, पावर कितना है? 100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 22 22 से 484। तो 484 ओम का जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। दैट मीन्स इस रेटिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन अगर एक बार कर दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस वैरी नहीं कर सकता जब तक उसमें हम कोई चेंजेज ना करें। तो जो भी हमारा बॉल बना हुआ है उसमें अगर हम डायमेंशन में छेड़छाड़ नहीं करें, बॉल बन के दे दिया गया है, बल्ब जो आ गया है,
अब उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो मेरे पास रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि जिसे मैं 110 वोल्ट पे चलाऊं, कितना पे चलाऊं, 110 वोल्ट पे चलाऊं। नाउ क्या कर रहे हैं हम कि हम जो है अगेन अब उसको 110 वोल्ट दे रहे हैं, तो नया जो वोल्टेज 110 है तो इसके द्वारा पावर कितनी होगी, तो P बराबर अगेन फॉर्मूला लगाएंगे V²/R, बट यहाँ पर वोल्टेज नया वाला रखेंगे जो नया चला रहे हैं। तो कितना पे चला रहे हैं, तो 110 पे, तो 110 गुने 110 हो जाएगा, डिवाइड बटा आर, आर कितना निकाले हुए हैं 484, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 बार में 11 चौके 44, तो कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा 25 वाट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 25 वाट होना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें ये पता करना है कि जब किसी बल्ब का रेटिंग इतना दिया हो तो 110 वोल्ट पे चलाने पे क्या होगा, 110 वोल्ट यदि पे मैं यूज करूं तो क्या होगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है 110 वोल्ट पर, हाँ 110 वोल्ट पर चलाने पे क्या होगा, तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कैसे हो रहा है, कह रहा है किसी वस्तु की आवेशित करने की प्रक्रिया है। थोड़ा समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है भाई, तो इसमें कहा गया है, फैराडे के द्वारा दिया गया है नियम है, यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक तार हो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया हो, तो ये मान लीजिए कि चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, और इसके बीच में कोई चालक तार को हम रख दिए हैं, ठीक है, सॉरी किसी तार को रख दिए हैं, इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, ये कोई तार है, कंडक्टर है लेकिन, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो चालक तार बोल सकते हो, ओके। तो डेट मीन्स अब इसको कह रहा है कि यदि मैं इस तार को ऊपर नीचे करूं विद्युतीय क्षेत्र में, इस तरीके से करूं कि उसके अंदर से जो जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज हो, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा वैसे ही क्या होगा कि उसके अंदर से फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब फ्लक्स जब चेंज होता है तो इस पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अगर इस सर्किट से बाहर अगर हम कोई तार निकाल करके बल्ब जलाना चाहें तो वो जो है इंड्यूस करके जल जाता है। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अच्छा, इसको आसान भाषा में समझने के लिए जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करा गया कि एक आप क्या कर लीजिए, कॉइल ले लीजिए, ठीक है, और कॉइल लेकर के आप क्या करें कि इसके अंदर मैग्नेट जो है क्रॉस कराए, ये मैग्नेट ले ले, तो ये जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो है एक मैग्नेट हम पास करा रहे हैं, नॉर्थ साउथ है ये, और मैग्नेट जैसे ही इसके अंदर से होकर के जाएगी और यहाँ पे अगर सपोज दैट हम एक बल्ब लगा लिए हैं तो बल्ब जो है ग्लो करता हुआ दिखता है। जैसे ही मैग्नेट को अंदर बाहर इस कॉइल से होता हुआ करा जाता है, तो यहाँ जो लगे हुए बल्ब हैं या लगा हुआ कोई यहाँ पे सर्किट में एमीटर लगा हुआ है या कोई भी चीज लगा हुआ है, तो वो जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि विद्युत धारा इसमें इंड्यूस हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। दिस इज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कि चुंबक की सहायता से किसी कंडक्टर में या चुंबकीय क्षेत्र के बदलने की वजह से किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर देना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, जी नहीं, इसमें आवेश इंड्यूस होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें इंड्यूस होता है करंट, तो आवेश की बात नहीं है, विद्युत धारा की बात है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न करता है और ईएमएफ उत्पन्न करता है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, जी बिल्कुल सही जवाब है। कि कुंडली और चुंबक के बीच में जैसे ही अपेक्षित गति किया जाता है, अपेक्षित गति का मतलब होता है कि दोनों में से किसी को चलाएं। मेरा मन किया इसको रोक के इसको चला दे, मन किया किसी को इसको चला दे, या दोनों को चला दे, कर सकते हैं। किसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो गति है वो रिलेटिव होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई चलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति होता है, और गति होने के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो मेथड है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट जो है अगला, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र की सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर से एक बार बता दें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली और उसके बीच जो
चुंबक हैं उनके बीच में अपेक्षिक गति कराते हैं हम लोग, तो कुंडली में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको बाहर हम किसी चीज से जोड़ के रखे हुए हैं बल्ब ये सबसे, तो वो जलने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू विद्युत धारा उत्पन्न हो गई चुंबक और कॉइल के बीच में मोशन कराने पे, तो इसको बोला जाता है विद्युत जनित्र। ठीक है, तो उसको हम लोग उसको बोल देते हैं हम लोग विद्युत प्रेरण। और विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा कौन काम कर रहा है? विद्युत जनित्र काम कर रहा है। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर नहीं, प्रेरित विद्युत पर नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अब दो टर्म है, इसको समझना है। एक को बोलते हैं लघु पतन, एक को बोलते हैं अतिभारण। लघु पतन और एक है अतिभारण। अतिभारण, ये दोनों क्या कंडीशन है ध्यान से समझे। तो हमारे घरों में जो सप्लाई लगा हुआ है, जिस वजह से जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, और भी चीजें बल्ब वगैरह आयरन ये सब देख रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे दो तार जो है आ रहा होता है यहाँ से। एक होता है फेज वायर जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं गर्म तार, और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आ रहा होता है। ठीक है, भूमिगत जिसको बोल रहे, भूमिगत तो अलग होता है, ग्राउंड वायर होता है। तो ये दोनों तार आ रहा होता है। किसी कारणवश जो है अगर मान के चलें कि ये क्या हो गया, आपस में शॉर्ट हो गया, चूहा हुआ काट दिया, या किसी तरीके से दोनों आपस में जुड़ गए। तो जैसे ही दोनों आपस में ये तार जो है आगे चल के कहीं किसी तरीके से सट के दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, यही हो जाता है लघु पतन, मतलब शॉर्ट सर्किट। दिस इज शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि वहां जैसे ही शॉर्ट करेगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जैसे ही घटेगी तो करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तब वहां पे जो है आर की वैल्यू जैसे ही डिक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब यहाँ पर धारा का मान बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, लघु पतन के समय बोल रहा है विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दिस इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि आर जो होता है तार का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है। तो जो वहां पर विद्युत धारा बनेगा वो बहुत ज्यादा 1000 एम्पियर में जा सकता है, बहुत ज्यादा तेज बन सकता है। वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे कि कितनी ज्यादा सप्लाई उसमें दी जा रही है। अब दूसरा है एक अतिभारण। अतिभारण कब होता है? तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो है जो तार की जो लिमिट है वो 10 एम्पियर की है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ऐसा लोड कनेक्ट कर दिए, एक ऐसा चीज कनेक्ट कर दिए जिसका जो क्षमता है वो 20 एम्पियर का है या 12 एम्पियर का ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब कि 10 एम्पियर से ज्यादा लोड हम दे दिए, क्योंकि जो तार हम लगाए हैं या जो भी सर्विसमेंस मेरे पास है उसमें जो है धारा कितनी जा सकती है, उसमें मैक्सिमम जो है 10 एम्पियर का ये बर्डन ले सकता है। और जैसे ही इससे हम ज्यादा लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा कि अत्यधिक डिमांड हो जाएगा करंट की, जिसकी वजह से जो है आई की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हीट लॉस हो जाएगा, तार जो है हॉट होने लगेगा, तुरंत गर्म होने लगेगा तार, और तार गर्म होकर के जल सकता है, पिघल सकता है, उसका इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे इसको, ओवरलोड होकर के आग लग सकती है। आग लगने का मुख्य कारण क्या होगा कि गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के तार पिघलने लगेगा, पिघल करके वहां पे क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन जो है लघु पतन और शॉर्ट सर्किट, इन दोनों से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सुरक्षा के रूप में एक फ्यूज लगाते हैं, दैट इज फ्यूज। फ्यूज क्या करता है कि फ्यूज इन दोनों पे नजर रखता है। जैसे ही सर्किट हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे होते तो उसके पहले एक फ्यूज लगा देते हैं, और फ्यूज जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि जैसे ही करंट मान के चलिए कि 10 एम्पियर इसमें जाना चाहिए, और फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर की, तो जैसे ही इसमें 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, वैसे ही क्या होगा कि फ्यूज यहाँ पे बर्न आउट हो जाएगा। अब बर्न आउट होकर के खराब हो जाएगा और सर्किट में धारा नहीं जाएगी, तो बाकी तार गर्म होकर के पिघलेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, आग नहीं लगेगा। वही कंडीशन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में होता है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, दो तार आपस में सटती है, तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है। उस समय भी जो है फ्यूज से बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी वजह से ये फ्यूज का तार जो है बर्न आउट हो जाता है, गर्म होकर के टूट जाता है। तो इससे बचने के लिए लघु पतन और अतिभारण से हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज की बहुत बड़ा रोल है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी। पीबी प्लस सी जो है कौन सी अभिक्रिया है, थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि पीबीओ जो है और प्लस सी, तो लेड ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ मिल रहा है, तो लेड अलग हो जा रहा है। ये एक तरह का हम इसको अगर कहें तो सिंगल विस्थापन अभिक्रिया भी नजर आ रहा है, क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ CO बना ले रहा है और लेड जो है अलग हो जा रहा है, तो सिंगल विस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया।
और भी इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि पीबीओ ऑक्सीकृत हो रहा है, सी ऑक्सीकारक है, सी एक अकारक है, यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। पहला चीज क्या है कि रेडॉक्स अपक्रिया की श्रेणी में आ सकता है, किसी का अवकरण किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी एक ऑक्सीकारक है। अब यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिस जगह से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, और इसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर सी के साथ तो O जुड़ जा रहा है, तो सी जो है, सी का तो ऑक्सीकरण हो जा रहा है। सी ऑक्सीकारक कैसे हो जाएगा, सी एक अकारक होगा क्योंकि इसका अवकरण हो रहा है, क्योंकि पीबीओ ऑक्सीजन एक बाहर निकल रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन निकलेगा तो इसका तो अवकरण हो रहा है, तो ये अवकरण हो रहा है तो ये अकारक हो जाएगा क्योंकि इसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ जो है सी एक अकारक है, ना कि ऑक्सीकारक है, तो सी एक अकारक है। थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का सवाल है, आगे देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन में H2G देता है? ठीक है, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन में हाइड्रोजन गैस देगा? अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इनमें से अगर ध्यान से देखें तो NaOH में कौन सा डालेंगे कि हाइड्रोजन रिलीज करेगा? NaOH प्लस Mg, NaOH प्लस Cu, NaOH प्लस एल्युमिनियम, NaOH प्लस Ag। ठीक है, तो इनमें से कौन सा, निम्न धातु में से कौन NaOH के विलयन में हाइड्रोजन गैस देता है? कॉपर जी नहीं, कॉपर नहीं दे सकता। इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद क्या हो जाएगा? Ag भी नहीं दे सकता, कॉपर भी नहीं दे सकता। अब बचा दो, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इन दोनों में से कौन जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? तो सोडियम का क्या बना लेगा? एल्युमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट बना लेगा NaAl, और इसके बाद जो है आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम तो रिप्लेस कर नहीं पाएगा, रिप्लेसमेंट होगा नहीं, एल्युमिनियम बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, एल्युमिनेट बना करके। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब जो है एल्युमिनियम होना चाहिए। सोडियम एल्युमिनेट बना करके तब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराएगा। ठीक है, तो ये जो है एल्युमिनियम होनी चाहिए इसका। नेक्स्ट जो है, यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यह है। अब विलयन का pH 13 है तो इसका क्या अर्थ है? थोड़ा सा pH मान को हम लोग देखते हैं। pH मान अगर हम लोग देखें ध्यान से, pH मान एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रण है उसकी वैल्यू को बताने के लिए जो है pH वैल्यू से उसको डिफाइन करा जाता है, और जिससे ये पता चलता है कि कोई भी विलयन जो है कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। जब एसिड बताना होगा तो H हाइड्रोजन प्लस आयन को लेकर चला जाता है, और जब बेस बताना होता है तो OH माइनस आयन को लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ये pH मान की जो वैल्यू है, जो टेबल है हमारे पास, वो 7 से शुरू हो रहा होता है, जो कि ये 7 बता रहा होता है न्यूट्रल को। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, और 7 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, तो इस तरह जो है क्षारीय होता जाता है, और इधर से जैसे ही हम इसके कम जाते हैं 6, 5, 4, तो अम्लीय होते जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जितना वैल्यू कम रहेगा 7 से उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा रहेगा वैल्यू 7 से उतना ज़्यादा क्षारीय रहेगा। अब बीच की जो वैल्यू हो क्या है? उदासीन है। तो कह रहा है कि pH मान 13 है, तो 13 किधर मिलेगा? 7 के राइट साइड मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षार होगा। अब क्षार में कौन सा क्षार होगा? अब यहाँ पर 2 को भस्म लिखे हुए हैं, भास्मिक का मतलब क्षारीय ही है। ठीक है, तो क्षारीय ही है ये, अब दोनों क्षारीय है, तो डेट मीन्स ये है कि प्रबल अम्ल, तो अम्ल तो हो नहीं सकता, ये दोनों इसी गलत है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा कर भी हम लोग सोच सकते हैं। इसके बाद कह रहा है क्षीण भास्मिक है। क्षीण भास्मिक मतलब वैसा भस्म जिसकी पोटेंशियल कम है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो भस्म चूंकि इसका pH मान 13 है, तो 13 वाला जो भस्म होगा यहाँ पे, इसके बाद 14 है लास्ट, तो डेट मीन्स ये है कि ये इसके नज़दीक है 14 के, तो डेट मीन्स ये प्रबल भस्म होगा, ना कि क्षीण भस्म होगा। क्योंकि जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा, यहाँ से 7 से जितना ज़्यादा दूर पे रहेगा उतना ही प्रबल रहेगा। तो प्रबल एक तरह से है ये,
हाँ, अगर छोटा वैल्यू रहता, यहाँ पे 8 रहता तो हम कह सकते थे कि ये क्षीण भस्म है। अगर 8 रहता तो क्या बताते, क्षीण भस्म है। लेकिन ये वैल्यू जो है 13 है, तो ये बता रहा है कि ये प्रबल भस्म है। अगला है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, फास्फोरस को हम लोग किससे लिखते हैं? P4। तो ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ये फास्फोरस P4 लिखा जाता है, तो P4 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है पीतल में रहता है, तो पीतल किसका मिश्रण है? पीतल। तो पीतल जो है पीतल, याद रखना है, पीताजी। इसे क्या हो गया? पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, और जी से जिंक हो गया। तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, मतलब कॉपर और जेडेन का मिश्रण है। तो डैट मीन्स देख लीजिए कॉपर और जेडेन कौन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? अब चुंबकीय अशुद्धि दूर करने का मेथड क्या हो सकता है? फेन उत्प्लावन विधि, इससे तो सल्फाइड को करते हैं, सल्फाइड ओर को करते हैं, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, इसके बाद वान ऑर्कल विधि, ये तो अलग विधि है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि से जो है छोटा बड़ा को अलग कर लिया जाता है। और इसके बाद जो है चुंबकीय विधि, तो चुंबकीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चुंबकीय अशुद्धि है। इसको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक दो कन्वेयर बेल्ट होता है, पुल्ली होता है, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट होता है। फिर यहाँ से जो है हम लोग चुंबकीय ओर को जो है ऐसे गिरा रहे होते हैं। इसमें जो है चुंबकीय ओर रखे हुए रहते हैं, ये बेल्ट के थ्रू यहाँ आते जाते रहता है। अच्छा, ये जो है ये मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक पुल्ली रहता है। और जैसे ही ये ओर इस मैग्नेट के जो भी कण मैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं कि वो इसके जस्ट जो है यहाँ पे क्या होते हैं कि सट करके नज़दीक गिरने लगते हैं। अब बाकी जो इम्प्यूरिटी होता है वो इम्प्यूरिटी दूर फेंकाने लगता है, तो अशुद्धि जो है वो दूर चला जाता है, जो शुद्ध चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चुंबकीय विधि से जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक वाला चीज़ें जो है यहाँ आ जाती है, जो चुंबक में चिपकता है, अब बाकी जो है वो दूर चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि का। अगला जो है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन सा है? कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हाइड्रोकार्बन पूछ देता, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में अगर पूछ देता तो आवश्यक तत्व वहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो जाता। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक यौगिक पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना चाहिए। नेक्स्ट, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व, अब ध्यान से देखें तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड में यहाँ पे वो अक्रिय तत्व का लिस्ट है। ठीक है, अक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो ग्रुप क्या है 18 है, या ग्रुप 0 भी उसको बोल सकते हैं। तो ग्रुप 18 में जो है अक्रिय तत्व पाए जाते हैं, इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। दिस इज नोबेल गैस। तो नोबेल गैस की श्रेणी में आती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, इसके बाद जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो ये जो गैसेज हैं ये सब इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं। तो इन गैस में अगर हम यहाँ पे लिस्ट में मिलाए हैं तो कौन है इसमें? हीलियम है। अच्छा, हीलियम के बारे में और बता देते हैं। हीलियम जो है हल्का अक्रिय गैस है, ये हल्का है और अक्रिय गैस है। अच्छा, हीलियम को कहाँ भरा जाता है? हीलियम जो है वायुयान के टायर में भरा जाता है, टायर में भरा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मान के चले कि वायुयान का टायर इतना बड़ा है, तो उसमें अगर हम हीलियम गैस भरते हैं तो कुछ तो हल्का करेगा उस वायुयान को। तो इस वजह से फायदा होता है उसका, पहला चीज़ उसको हल्का कर देता है। ठीक है, और चूंकि उसका वेट कम होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए। अच्छा, हाइड्रोजन नहीं भरते, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरह का ईंधन है। तो हाइड्रोजन ईंधन होने की वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन ईंधन होने से कि तुरंत क्या करेगा? आग लगा देगा। एक बहुत बढ़िया ईंधन है, इसकी वजह से आग लग सकती है, तो आग लगने का डर रहता है, इसीलिए हम लोग जो है हीलियम का गुब्बारा इस्तेमाल करते हैं खेलने उलने के लिए भी, हवा बढ़ के। नेक्स्ट जो है एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। फिर से वही सवाल, अब 3 है हमारे पास। एक है अल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर है अल्कीन,
इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। इसके बाद होता है अल्काइन, इसका हो जाता है CnH2n-2। अब ध्यान से समझना है, एक में जो है अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, तो लास्ट का जो वर्ड है उस पर अगर ध्यान दें तो ये अलग अलग है। तो एक में हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन के दुगने से 2 अधिक है, एक में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना है। अच्छा, इसमें जो है कार्बन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, इसमें कार्बन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, इसमें भी कार्बन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 1 नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ जो है 2 से स्टार्ट हो रही होती है, अब बाकी यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही होती है। तो CnH2n हो गया, ये CnH2n-2 हो गया। तो यहाँ पूछा क्या है, एल्कीन, CnH2n, पहला ऑप्शन है CnH2n एल्कीन का है। नेक्स्ट, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग हो रहा होता है, ईथर का, अल्कोहल का, गंधक अम्ल का, कॉस्टिक पोटास का, ठीक है। KOH का यूज हम लोग कर रहे होते हैं, NaOH का यूज कर रहे होते हैं। तो कॉस्टिक पोटास जो है एक्चुअल में KOH है और NaOH का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें अपमार्जक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आवर्त सारणी के 7A के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती हैं, ये अज्ञात तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को अच्छा से देखना होगा। अब यहाँ पहले वाला ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7A और 7B 2 ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है। उसमें 7A उस तरह से जो है डिवाइड करके उन्होंने रखा है कि हैलोजन कहलाते हैं, या धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते, या निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, या अज्ञात तत्व हैं। तो हमें जो है इसका आंसर देखने के लिए जो है पहले के अकॉर्डिंग 7A, ठीक है। 7A को अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें, दैट मीन 7A, तो ये हैलोजन कहलाते हैं, ओके। ये जो है हैलोजन कहलाते हैं। ध्यान से अगर पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें जो है 7A दिखाई देगा। 17 ग्रुप 17 जो है एक्चुअल में जो है ये 17 है, तो 17th ग्रुप जो है वो 7A है। अब थोड़ा सा हम बढ़िया से A B में डिवाइड करके बताते हैं। हमारे पास S ब्लॉक है, फिर इसके बाद क्या है, P ब्लॉक लास्ट में है, D ब्लॉक बीच में है और A ब्लॉक फिर बाहर 2 रखे हुए हैं। S ब्लॉक में जो है हमारा जो स्टार्ट होता है 1A से होता है, 1A, इसके बाद 2A जिसको हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोल रहे हैं। इसके बाद जो P ब्लॉक का सारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2A के बाद 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8, जिसको आप 8 बोल रहे हो या 0 बोल रहे हो। और इसी को नंबर वाइज जो है एक नंबर में बीच में जो स्टार्ट होता है हमारा B ग्रुप, ठीक है। तो B ग्रुप जो है D वाला में स्टार्ट होता है, यहाँ से 1B होता है और इसके बाद 2B होता है, दिस इज 2B। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 3B एकदम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 3B, और तब 4B 5B करके 8 में जो है 3 ग्रुप रहता है। 8 में आपका जो हो जाएगा 8 9 10 तीनों रहेगा उसमें वर्ग। इस तरीके से टोटल वर्ग का जो नामकरण है वो लाइन से किया हुआ है। बट AB में अगर देखें तो A का 2 पार्ट इधर है, बाकी सब इधर रखा हुआ है राइट साइड। अब बीच में जो है B वाला सब रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अगर AB के अकॉर्डिंग अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो थोड़ा सा वहाँ हमें ध्यान सावधानी बरतनी होगी AB के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आवर्त सारणी के जो 7A है एक्चुअल में 17 है, और 17 कौन सा होता है, हैलोजन होता है, ठीक है। तो ये हैलोजन ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। किधर से किधर जा रहे हैं हम लोग, बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, जी गलत है आंसर, क्योंकि इधर से जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो अधात्विक गुण बढ़ेगा तो कैसे होगा, तो गलत हो जाएगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बढ़ जाती है, ऐसा का नाम है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अब ध्यान से समझें, जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो ऑक्साइड जो है अम्लीय होते जाएगा, ठीक है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे अधात्विक गुण बढ़ेगा। अधात्विक गुण जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का गुण बढ़ेगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन के तरफ हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इधर है क्या सोडियम, इधर क्या है फ्लोरीन, और भी मान के चलिए दूसरा है क्लोरीन है। तो ये क्या हो रहा है कि आधात्विक गुण इसके बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के
लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करते, तो ये बात गलत हो जाएगा। अगला है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है कि सोडियम से चलता हुआ बढ़ा, अब बीच में फिर जा करके फिर घटने लगा, तो बढ़ करके संयोजकता घट जाती है। और डी जो ऑप्शन है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो ये बात हद तक सही है, ये बहुत ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इधर का जो ऑक्साइड होता है, जो धातु होते हैं, तो धातु का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड वो कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का है। लेकिन अधातु का जो ऑक्साइड है, अधातु का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये अम्लीय होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम धातु से अधातु की तरफ जा रहे हैं, तो क्षारीय से किधर जा रहे हैं? अम्लीय की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सही जवाब क्या होगा कि इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये ज़्यादा सही होगा। संयोजकता बढ़ती है नो डाउट, बट बढ़ के घट जाती है, तो पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या हो रहा है, तो इस वजह से जो है पूरा हम बढ़ना नहीं बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। भाई कार्बोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट लिखना चाहिए इसे, ठीक है, प्रोटीन लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा पेड़ का जो पत्ती होता है हरा भरा, ठीक है, इस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, तो सूरज की किरणें जब पड़ती है तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो है एक रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि CO2 और H2O आपस में जुड़ने लगते हैं। एक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के द्वारा जो है ये जुड़ने लगते हैं, और जुड़ करके जो है रिजल्टेंट जो है वो ग्लूकोज बनाने लगते हैं, ठीक है, C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एक तरह का ग्लूकोज है, कार्बोज है, तो ये हम जो है कार्बोज, इसका आंसर सही होगा। कार्बोहाइड्रेट लिख सकते थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ये फूड बन रहा होता है, और यही फूड जो है प्लांट यूज कर रहे होते हैं। फिर इस फूड से उसे एनर्जी में तोड़ा जाता है, जिसको रिस्पायरेशन बोलते हैं, मतलब श्वसन बोल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अंडाणु निषेचित होता है। अब अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, अंडाशय में। तो फैलोपियन नालिका में। फिर से एक बार अच्छा से समझा देते हैं, ये बायोलॉजी का सवाल है कि ये जो फीमेल की जो वेजाइना होता है, ठीक है, यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो ये जो वेजाइना है, तो यहाँ पर जो है एग रिलीज हो रहे होते हैं, ये एग रिलीज हो रहा है यहाँ पे, और एग रिलीज होकर के जो है ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस तरह से सपोर्टेड या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से जो है एग रिलीज होकर के जो है यहाँ चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, या यहाँ चला जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन नालिका। और स्पर्म सेल जो है ये अंदर से ये इसको बोल रहे होते हैं हम लोग गर्भाशय। तो गर्भाशय से होते हुए जो है स्पर्म सेल ये पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और जा करके फ्यूज कर जाते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो है फैलोपियन नालिका में जो है इसको निषेचन बोल रहे होते हैं। क्योंकि निषेचन का मतलब क्या है कि स्पर्म जो है, मतलब शुक्राणु जो है, शुक्राणु किससे मिल गया? अंडाणु से मिल गया। तो जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो दोनों मिलने के बाद जो है क्या बना रहे होते हैं? एक जाइगोट बनाते हैं, और उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं। यही जाइगोट फिर धीरे धीरे आगे जो है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फीटस के बाद जो है फिर एम्ब्रॉय बन जाता है, और इस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो फैलोपियन नालिका होगा। इसका बहुत अच्छा समझे, अंडाणु का जो निषेचन है फैलोपियन नालिका में होता है, ना कि इधर होता है और कहीं पे होता है, ठीक है। यहीं पे निषेचित होकर के धीरे धीरे डेवलप करके नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो मेन जो इसका आंसर होगा वो फैलोपियन नालिका होगा। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो श्वसन की क्रिया होती है, कैसा होता है भाई श्वसन की क्रिया? साइटोप्लाज्मा में काम, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरित लवक में। भाई श्वसन की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे होता है भाई, इसको ध्यान से समझें। तो हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा हाउस है। कैसा है? ऊर्जा हाउस है, क्योंकि ऊर्जा बनाने का काम करता है। श्वसन से ऊर्जा बनती है। श्वसन से क्या बनती है? ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा बनता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, चूंकि ऊर्जा हाउस है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि
माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन हो रहा होता है। अच्छा, दो तरह का श्वसन होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। अब दोनों को बताते हैं। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और एक होता है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट जाता है, तो C6H12O6 जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है। अब ब्रेक करके जो है वो पाइरुवेट बना करके फिर आगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो है 38 ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन जो है ये हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जो है ये अनॉक्सी श्वसन होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड अथवा कोई और यौगिक का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ये होता है रिएक्शन, और इससे जो है मात्र 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मात्र 2 ATP। तो ये होता है अनॉक्सी श्वसन। और इस अनॉक्सी श्वसन से ही क्या होता है, कभी कभी खिलाड़ियों को खेलते खेलते जो है पूरा पैर में जो है पूरा एकदम ऐंठन होने लगता है, जिसको मसल क्रैम्प बोलते हैं, तो वो चूंकि अनॉक्सी श्वसन से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, तो ये जो हो जाता है 180/80 हो जाता है। ठीक है, 180/80 हो जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड, इस पे बहुत ज़्यादा रोल है। एब्सिसिक एसिड जो है वो पत्तियों को मुरझाने में काम आता है। तो एब्सिसिक एसिड कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पादप नियंत्रक जो है फल बेचने वाला क्यों यूज करेगा? उसको पकाने के लिए। तब पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? तो इथाइलिन का उपयोग किया जाता है पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जब भी कार्बन अपने आसपास जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो कितना का शेयर करेगा? 4 का करेगा, तो वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, नो डाउट। अगला जो है एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। अब ध्यान से समझें, क्या होता है कि एड्स जो होता है वो बेसिकली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। मतलब ब्लड का इधर से उधर अगर ट्रांसफर हो तो इससे जो है एड्स रोग होता है। अब मान के चलिए किसी को एड्स रोग हुआ है, उसके निडल से किसी दूसरे को इंजेक्शन दे दिया जाएगा, तो ब्लड का थोड़ा सा भी अगर उसमें इन्फेक्शन रह जाएगा तो उसको एड्स हो जाएगा। या मान लीजिए कि आप कोई नाखून काटे हो और नाखून काटते समय किसी एड्स वाले व्यक्ति ने अपना अंदर का स्किन भी काट लिया हो और ब्लड उसमें लग गया, उसी ब्लड से कोई दूसरा कोई नाखून काटा हो और फिर से उसका नाखून काटते समय हाथ कट गया, तो वहाँ से ब्लड का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे जो दोनों को हो जाएगा। अब यहाँ पर उनमें से कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन एक और तरीका है यौन संपर्क। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है ये चीज़ें फैल सकती है, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के दरमियान जो है ब्लीडिंग भी होता है, तो उससे क्या होता है कि दोनों इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, ब्लड का कांटेक्ट वहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से जो है असुरक्षित यौन संपर्क से इस रोग का होना माना जाता है कि